नमस्कार बच्चों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर परमेश्वर सवड़े। आज हम आपके सभी छात्रों को नमस्कार। हम पाठ नंबर 8 सुनो किशोरी आशा रानी होरा द्वारा लिखित इस पत्र को हम देखने वाले हैं। सुनो किशोरी आशा रानी होरा द्वारा लिखित यह पत्र है। पत्र शैली में लिखा गया है। पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। इसमें क्या कहते हैं? लेखक परिचय। श्रीमती आशा रानी होरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। ये जो आशा रानी जी होरा है, ये हमारे तब भारत एक था, मगर आज भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश निर्माण हुए हैं। जो झेलम जिला है, जो झेलम नदी के पास झेलम जिला है, उनमें से तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में इनका जन्म हुआ है। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती है। जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसमें नारी विषयक जो लेखन है उसमें वो अपना एक अलग स्थान रखती है। उनका अलग सा व्यक्तित्व रहा है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक के रूप से छपते रहे हैं। कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं इनमें जो उन्होंने लेख लिखे हैं वो धारावाहिक के रूप में छपते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कि महिलाओं का जो जीवन संघर्ष है वह चित्रित करना, वर्तमान नारी के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना, ये जो कार्य है, जो लेखन कार्य है, इनका प्रमुख उद्देश्य इनका रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है। इनकी जो रचना है लेखन कार्य में नई धारा को उन्होंने जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श, जैसा दलित विमर्श है, आदि विमर्श है, उसी तरह उन्होंने एक नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और वह सम्मानित हो चुकी है। आपका निधन 2009 में हुआ है और इनका निधन 2009 में हुआ है। इसी तरह से इन्होंने अपने लेखन का परिचय यहाँ पर दिया है। अब इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है इस पर भी हम एक नजर डालेंगे। भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी और लेखक पत्रकार आदि साहित्य इनका प्रसिद्ध हो चुका है। और अब विधा परिचय, इनके विधा में क्या परिचय दिया है ये भी हम एक बार देख लेंगे। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिज्ञों द्वारा आपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। कि इस विधा का परिचय जो पत्र है, पत्र शैली से, पत्र वैसे औपचारिक भी पत्र होते हैं, ये अपना घरेलू पत्र जो हमारे घर के बड़े सदस्यों को, छोटे सदस्यों को जो लिखा जाता है, उसी तरह के पत्र के माध्यम से
तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। और इसी वजह से कला पक्ष जो है वो साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है और एक अपनी अलग पहचान रखता है। इसलिए ये पत्र शैली या पत्र के माध्यम से आशा रानी होरा ने जो किशोरिया है, जो सुनो किशोरिया के नाम से उन्होंने पत्र लेखन किया है, उसी का परिचय इसके अंतर्गत किया है। अब पाठ परिचय में वो क्या कहती ये भी हम देख लेंगे। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्न एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। कि लेखिका ने अपने पत्र शैली में जो किशोरियां रहती है, लड़कियां रहती है, उनके जो प्रश्न रहते हैं, कुछ चिंता रहती है, उनका समाधान करने के लिए एक माँ का रूप, अंतर्गत सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत, जैसे मित्र के सामने हम सब रहस्य खोल देते हैं, चाहे फिर अच्छी बात हो या बुरी बात हो, हर तरह का वार्तालाप, संवाद विसंवाद होता है। उसी तरह यहाँ पर आशा रानी होरा जी ने किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें अच्छा बुरा, सही गलत इसका ज्ञान देने का, बोध देने का कार्य किया है। और जो अच्छा नहीं है उसे छोड़ दीजिए, जो अच्छा है उसका अनुकरण कर लीजिए। इस तरह से मित्रवत संदेश, मित्रवत बातें बताने का साहस उन्होंने यहाँ पर किया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों का और संस्कारों का अंधा अनुकरण करती जा रही है। हमारे देश की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो पश्चिमी देशों से आ रहे हैं, जो मूल्य और संस्कार है उसका अंधा अनुकरण करती जा रही है। जो है जैसा वैसा वो स्वीकार करती है, उसमें अच्छे और बुरे का फर्क नहीं होता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये उनके समझ में नहीं आता है। यही समझाने की चेष्टा आशा रानी होरा ने सुनो किशोरी इस पत्र शैली के माध्यम से किया है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और ताज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। जो युवा वर्ग है वह हमारे देश की संस्कृति महान है, पुरातन है, परंपराओं का अच्छा संस्कार है, मगर वर्तमान युवा पीढ़ी उन्हें कालबाह्य समझती है और ताज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। अरे अवहेलना ना करे, उसमें संस्कार कैसे होते हैं, संस्कृति क्या होती है, इसकी जानकारी देने का कार्य आशा रानी होरा ने यहाँ पर किया है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। और यह आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों के जीवन के बदला दृष्टिकोण कि उन्हें लगता है कि हम आत्मनिर्भर है, हम आजाद है, हम स्वायत्त है, हम जो चाहे वैसा निर्णय ले सकते हो, ऐसे युवा पीढ़ी को समझ रहती है, मगर अच्छा क्या है और बुरा उनके समझ में नहीं आता है। विवेकहीनता और जल्दबाजी में वह निर्णय लेती है। थोड़ा सा विवेक होना चाहिए, जो भी हम बात कर रहे हैं सत विवेक बुद्धि के आधार से वो बात होनी चाहिए। और जल्दबाजी में निर्णय लेने से उसमें बहुत सारी क्षति हो सकती है, ये युवाओं के समझ में नहीं आता है। और यही समझाने के बाद यहाँ पर आशा रानी होरा जी ने यह बताने का प्रयास किया है। और इस वजह से नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट हो रहा है। जो जीवन में सौंदर्य होता है, जीने की चाहत होती है, सौंदर्य होता है, वो सब नष्ट हो रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। और उन्होंने बताया है कि लेखिका कहती है कि नए मूल्यों को और भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। कि नए जो युवक है, ये युवतियां है, भारतीय संस्कृति, परंपरा
इनका मूल्य क्या है, इनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो इसे ही बताने का काम पत्र शैली के माध्यम से आशा रानी होरा जी ने यह बताने का प्रयास किया है। तो आगे वो क्या कहती है ये हम उन्होंने यहाँ पर अपनी लड़की समझकर या लड़की मानकर यहाँ पर जो भी संदेश दिया है वो यहाँ पर बताने का कोशिश उन्होंने की है, और वो किस तरह से अपनी लड़की सुनंदा को बताने का कार्य यहाँ पर कर रही है ये हम यहाँ पर देखने वाले देखेंगे। हम इस पत्र शैली के माध्यम से वो अपने लड़की को क्या बताना चाहती है और किस तरह से ये लड़कियां किस तरह से कभी कभार उनके साथ धोखाधड़ी होती है, इसका जिक्र उन्होंने इस पत्र शैली के माध्यम से अच्छी तरह बताने का प्रयास किया है। हम इस पत्र शैली के माध्यम से देखेंगे। देखिए वह इसका हम पठन करेंगे, इसमें वो क्या क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। सुनो सुनंदा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहां तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी होगी कि तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहां कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहां भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। अब देखिए हम इस परिच्छेद में आशा रानी होरा अपनी लड़की को क्या बता रही हम देखेंगे। यह उन्होंने बताया, अर्थ समझ लीजिए। बेशक यानी निसंदेह, जो भी बात करना है वो निसंदेह कर लीजिए। उसमें कहा है असहमति, राय न मिलना। असहमति यानी राय न मिलना। परस्पर, यहां पर उन्होंने शब्द दिया है परस्पर यानी आपस में। आदान प्रदान, लेन देन। अब इसमें उन्होंने बताया है कि देखिए वो क्या कहते हैं कि वह पत्र पाकर खुशी हुई है, और उन्होंने जो अधिकार की बात जताई वो दो तरफा है। वो कहती है आशा रानी जी मुझे पसंद आई। जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, जिससे आप राय नहीं मिलना चाहते, वो तुम अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं ही बता दूं, तुम्हारा भी अधिकार है, तुम भी मुझे कुछ बता सकते हो। और खुशी मुझे इस बात की है कि तुमने अधिकार का प्रयोग किया है, और इससे राह खुलेगी, एक राय निकलेगी, रास्ता निकलेगा, और उस रास्ते से जो भी है अच्छाई वो उसका स्वीकार किया जाएगा। जहां कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वह भी परस्पर आदान प्रदान, लेन देन से राह निकल आएगी। आपकी राय क्या है ये भी मेरी समझ में आ जाएगी, और अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। तू तो मेरी लड़की है और लड़की के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाता है, इसमें किसी बात का संकोच मत रखना। तुम्हारे मन में जो भी है, जो भी उलझन है, वो स्पष्ट मेरे सामने कर दीजिए, ताकि मेरे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या कहना है। तुम्हें जो कुछ कहना है दिल खोल कर मेरे सामने आप प्रस्तुतिकरण कर सकती हो। इस तरह से आशा रानी उन्हें कहती है। आगे वो क्या कहती है देखिए अगले परिच्छेद में। मैंने तो अधिकार की बात यूं ही पूछ ली थी कि मैं उस बेटी की मां हूं जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देख करती है, आकाश में अपने छोटे छोटे डायनों को, चिड़ियों को फैलाकर। उन्होंने बताया है कि अधिकार की बात पूछी थी, कि यहाँ पर उन्होंने बताया है अधिकार की बात। डैने यानी उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने कहा है कि पंख, डैने यानी पंख, कि वो कहती कि अधिकार की बात यूं ही पूछ ली थी, इसलिए मैंने आपसे बात की थी कि तू मेरी बेटी है और मैं तुम्हारी मां हूं, और जीवन में अगर ऊंचा उठना है, बड़े सपने देखना है, आकाश में अगर उड़ना है, तो छोटे छोटे डायने, डायने यानी पंख को चौड़े फैलाकर आकाश में अगर आप उड़ना चाहती हो तो कोई बात नहीं, उड़ना चाहिए, सपने जरूर देखना चाहिए, मगर हमेशा पैर जमीन पे होना चाहिए। हर एक मनुष्य ने सपना देखना चाहिए। अक्सर कहते हैं सपने देखना अच्छी बात होती है, तो हर एक ने सपने देखना चाहिए, मगर हमेशा अपने पैर जमीन पर होना चाहिए। आपने हमेशा उड़ान रखना चाहिए, मगर पैर जमीन पर होना चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर मैं भी काटना नहीं चाहती।
केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हो कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा ना जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने शत विक्षत हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। और आगे वो कहती है कि किस तरह से उन्होंने बताया, या हम देखेंगे। पहले अर्थ समझ लीजिए। यथार्थ यानी सच्चाई, वास्तविकता को यथार्थ कहा जाता है। और उन्होंने कहा है कि अवांछित, उन्होंने कहा है अवांछित यानी जिसकी इच्छा न की गई हो उसे अवांछित कहा जाता है। वहां पर एक शब्द आया क्षत विक्षत, बुरी तरह से घायल, लहूलुहान होना। और यहां पर एक शब्द अपेक्षित, जिसकी इच्छा न की गई हो, जिसकी इच्छा, जिसकी आशा की गई हो। अपेक्षित यानी जिसकी आशा की गई हो। कि देखिए यहाँ पर आशा रानी होरा जी क्या बताती है कि धरती से बहुत ऊंचाई पर फैले यथार्थ से तुम समझकर मैं काटना नहीं चाहती। यथार्थ यानी वास्तविकता तुम्हारे समझ में आ जाएगी। केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ। आपको जितना उड़ना है उतने उड़ जाइए, पर उसकी डोर मैं मजबूत करना चाहती हूँ कि ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा ना जाए। क्योंकि अभी अभी आपको पर आए हुए हैं और युवती अभी अभी इस संसार में, इस विश्व में पैर रख रही है। तो जमाना कैसा है, क्या है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और इसलिए एक माँ के बलबूते पर वह अपनी लड़की को समझा रही है। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कि जितना चाहे उतना उड़ना चाहिए, पर हमेशा अपनी आंखें धरती पर होना चाहिए, निगाह होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत दूर उड़कर जाते हैं, मगर उसके साथ हमारे धरती पर निगाह होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिर कर डैने शत विक्षत हो जाए। कि आशा रानी को लगता है कि तुम उड़ना चाहती हो तो उड़ जाइए, धरती से जुड़ी डोर को कट जाए। कि आपने जो डोर है या जो धरती से नाता जुड़ा हुआ है वो नहीं कटना चाहिए। किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिर कर डैने शत विक्षत न हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि तुम वो बहुत दूर उड़ना चाहती हो और अचानक अनजाने में किसी स्थल पर आप गिर जाए और आपके पंख क्षत विक्षत हो जाए। ये मुझे डर है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, क्योंकि समझदार लड़की हो फिर भी एक माँ का मन, एक ममता, एक माँ, एक बहन, एक ये सब कुछ होने की वजह से वो कहती है कि मैं तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रही हूँ कि मेरा भी एक मन है और मुझे लगता है कि फिर भी रास्ते से हम कितनी सावधानी से चले, फिर भी कभी कभार हमारे साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। ये वो उन्हें समझाती है। अगले परिचित में देखिए आशा रानी जी क्या कहती है। ये सावधानी का संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़न भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारा परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी याद सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं? तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार को, आगे आशा रानी होरा जी क्या बताती है भी हम देखते हैं। पहले कुछ कठिन शब्द है उसका अर्थ समझ लेंगे। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ होता है योग्यता, शक्ति। जर्जर, यहाँ पर एक शब्द आया है हमें जर्जर। जर्जर जो कमजोर है और बेकार है उसे छोड़ देना चाहिए। रूढ़ी जो अटूट न टूटने वाली होती है वह रूढ़ी, और परंपरा जो गतिल होती है वो परंपरा है। अब हम देख लेंगे अब यहाँ पर क्या बताना चाहती है आशा रानी जी, कि वह कहती है कि हमेशा सावधानी रखना चाहिए, निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। कितना जितना दूर जाना है, जितने आकाश में फैलना है फैल जाइए, मगर हमारी आंखें, निगाह
हमेशा धरती पर होना चाहिए। धरती पर जो तुम्हारा आधार है, इसमें क्या होता है? तुम्हारा परिवेश, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का और तुम्हारे सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि परिवेश, कि हम किस परिवेश से आए हुए हैं, हमारे आसपास का पड़ोस कैसा है, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उसी के साथ हमारे संस्कार, क्योंकि कहते हैं मनुष्य के संस्कार अगर अच्छे होते हैं तो वो जिंदगी में अच्छा बन जाता है। इसलिए हमारे छोटे छोटे बच्चों पर अच्छे संस्कार होना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए हमारे संस्कार बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उसी तरह हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति की जो पुरातन परंपरा है वह कैसी है, किस तरह की परंपरा है, यह भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। उसी के साथ सामर्थ्य, तुम्हें करने की शक्ति, तुम्हें कितना साहस है, सामर्थ्य कैसा है, शक्ति कैसी है, यह भी आधार जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि हमें जब उड़ना है तो सब सभी का ध्यान रखना होता है, परिवेश का, संस्कार का, सांस्कृतिक का और सामर्थ्य का आधार जुड़ा होता चाहिए। और इसी के साथ ही हम आकाश में या कहीं भी दूर उड़ सकते हैं। उसी के साथ हमारी पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, जो बेकार है और पुरानी है, उस रूढ़ी को हमें तोड़ना है। और रूढ़ी जो परंपरा से चली आ रहती है, जो अच्छा है उसका स्वीकार करना चाहिए और जो बुरा है उसे छोड़ देना चाहिए, और अच्छी परंपराओं को नहीं। और हमें आशा रानी जी बताती है कि जो अच्छी परंपरा है उसे हमें आगे लेकर बढ़ना चाहिए। इस परंपराओं को, जो अच्छा है उसका स्वीकार करना चाहिए और जो अच्छी नहीं उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारा इतिहास यही कहता है कि जो अच्छा है उसका स्वीकार कर लेना चाहिए और जो बुरा है उसे छोड़ देना चाहिए। सदियों से ये चलता आ रहा है, आज भी वही है, कल भी ऐसा रहेगा और आगे चलकर भी ऐसा होगा। जो अच्छा है उसका हम स्वीकार करते हैं, जो बुरा है उसे हम छोड़ देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अच्छी परंपराओं का हमें स्वीकार करना है। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम, नहीं तो इस अंतर को समझने का अपने सांस्कृतिक आधार पर, क्योंकि परंपरा और रूढ़ी इसमें बड़ा फर्क होता है। परंपराएं गतिशील होती है, उसमें जो अच्छा है उसका स्वीकार किया जाता है और जो गलत है, जो हमारे काम का नहीं है, बेकार में उसे छोड़ दिया जाता है। रूढ़ी रूढ़ी पकड़ के रखती है, रूढ़ी में कभी निरंतर परिवर्तन नहीं रहता है, जो उसको जैसा है वैसा पकड़ कर रखती है। तो इस तरह से रूढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंपरा में परिवर्तन होता आता है। तो इस तरह से इस पहले परिच्छेद में सुनो किशोरी आशा रानी होरा द्वारा लिखित इस पत्र शैली का पहला भाग हमने यहाँ पर देखा है, और ये पहले भाग यहाँ पर हम समाप्त। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।